दोस्तों, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन हाल ही में किया गया था, जहां पर विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से नवाजा गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदी पटेल भी मौजूद रहीं। साथ ही शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। वहीं इंदौर की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पढ़ाई करने वाली दो होनहार छात्राओं वागीशा शर्मा और याशी जैन को भी हाल ही में प्रदेश की राज्यपाल ने सर सिरिमल बापना और श्री PS बापना अवार्ड से सम्मानित किया है। वागीशा शर्मा इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है। याशी जैन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जा रहा है। प्रलय टीवी ने भी इन दोनों छात्राओं से पत्रकारिता संबंधित मुद्दों और सर सिरिमल बापना तथा PS बापना जी के योगदानों पर विस्तार से चर्चा की है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको वागीशा और याशी के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, प्रलय टीवी के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वागीशा शर्मा, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की विद्यार्थी रही हैं। वागीशा, प्रलय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for having me. सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था उसके बारे में कुछ बताइए। मैं ये बताना चाहूँगी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ये कन्वोकेशन 2021 था, ईयर ऑफ द 2021। अपने आप में ये बहुत ही प्रेस्टिजियस और इमोशनल मोमेंट होता है। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने सालों तक 3 साल 4 साल, PhD स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 सालों तक मेहनत की है, उसका उन्हें रिजल्ट दिया जाता है, उसमें उन्होंने क्या अचीव किया वो बताया जाता है। तो बहुत अच्छा मोमेंट था ये। इस बार ख़ास बात ये है कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट जो थे वो 2 स्टेट्स की प्रिसाइडिंग गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी थी और हायर एजुकेशन मिनिस्टर मोहन यादव जी थे, और भी कई मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके शोभा बढ़ाई इस कार्यक्रम की। तुलसी सिलावट जी थे, लोकसभा के MP शंकर लालवानी जी थे, और भी कई डायरेक्टर्स थे, टीचर्स, प्रोफेसर्स, मीडिया पर्सन्स। और वहाँ जब आनंदीबेन पटेल ने खुद हमें गोल्ड मेडल पहनाया, मेरिट सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया, तो अपने आप में वो एक अच्छा मोमेंट रहा, काफ़ी हैप्पी फील हो रहा था। जी हाँ, हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाल ही में वागीशा को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। PS बापना स्वर्ण पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। तो वागीशा, आपको कैसा लग रहा है स्वर्ण पदक पाकर? बहुत खुश हूँ मैं और बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ, क्योंकि यदि बापना फाउंडेशन, बापना सर और उनकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो ये गोल्ड मेडल वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ये गोल्ड मेडल जो है ये हमें एहसास दिलाता है कि हमने जो हार्ड वर्क किया है, लोग हैं आज भी समाज में जो उसकी अहमियत समझते हैं, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं हमारे लिए, और न सिर्फ मेरे लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, हमारे बाद जो बैचेस हैं उनके लिए कि एनकरेजमेंट का सोर्स बन गया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ बापना फाउंडेशन के लिए जिन्होंने हमें इस तरह से एक मौका दिया। वागीशा, आपके विचार जानकर हमें बहुत बहुत खुशी होती है कि आज भी हमारे देश में ऐसा हमारा जो यूथ है वो काफ़ी थैंकफुल है हमारे जो रह चुके हैं, हमारे सीनियर्स जो रह चुके हैं उनके लिए। तो वागीशा, आपको PS बापना अवार्ड मिलने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड आपको मिला है, यानी कि PS बापना अवार्ड जो आपको मिला है, इसके बारे में आप PS बापना सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? समीक्षा दी, बापना सर के बारे में न सिर्फ मैं बल्कि इंदौर का एक एक बच्चा वाकिफ़ है। हम सभी को मालूम है कि बापना सर को फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंदौर सिटी कहा जाता है। उनके सोशल सेक्टर्स हो, एजुकेशनल सेक्टर्स हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, कंट्रीब्यूशंस की लिस्ट इनफाइनाइट है। एजुकेशनल सेक्टर में GSITS कॉलेज, जो कि MP स्टेट का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कहा जाता है, उसके वो फाउंडर मेंबर थे। DAVV यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रह चुके हैं सर। सोशल वर्क की बात करें तो सोशल वर्क में नर्मदा वाटर सप्लाई प्रोग्राम हुआ करता था,
उसमें सर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। टेनिस के शौकीन थे सर, यशवंत क्लब में भी मेंबर रह चुके जी थे, हाँ, वहाँ जी पर हाँ। थे वो। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर नाम का बैंक हुआ करता था, काफ़ी जी हाँ। प्रसिद्ध बैंक था उस जी हाँ, समय का। जी हाँ। उसमें भी सर ने एज अ डायरेक्टर बतौर काम किया है। जी हाँ, जी। वागीशा, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए पत्रकारिता को ही क्यों चुना? समीक्षा दी, मेरी हमेशा से इच्छा थी, आई वॉन्ट टू सर्व द सोसाइटी। Okay. मुझे अपना करियर तो ठीक है, लेकिन मुझे सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। मैं चाहती थी कि जब रात में हम सोने जाएं तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने उस पूरे दिन में किसी और के लिए भी कुछ किया है, और उसके लिए मैंने मीडिया चूज़ किया। जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया इज़ कॉल्ड वन ऑफ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जी तो हाँ। मीडिया में आने से मैं आम इंसान की बात सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना, जो इंसान उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काम करना और उनकी बात को सामने तक रखना, उनका पक्ष रखना चाहती थी। इसीलिए मैंने मीडिया जर्नलिज्म का फील्ड चूज़ किया है। वागीशा, ये जानकर हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो आने वाला जो यूथ है वो इतना रिस्पॉन्सिबल है हमारे सोसाइटी के लिए। वागीशा, हमारा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि इस पढ़ाई के दौरान, आपकी पत्रकारिता की जो पढ़ाई रही है, इसके दौरान आपको क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं? बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। हमारे सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे डिपार्टमेंट की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मैडम सोनाली नरगुंडे मैम, उन्होंने थ्रू आउट 3 इयर्स हमको बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। और भी सभी टीचर्स, सभी शिक्षक जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें मोल्ड करके एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने हमें कभी भी एज अ स्टूडेंट नहीं ट्रीट किया, उन्होंने हमें ट्रीट किया एज अ जर्नलिस्ट। क्योंकि आपकी लाइफ शुरू होती है जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर कदम रखते हैं, तब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी मदद करनी है, किस जगह जाके करनी है, उसका गाइडेंस दिया। उसके लिए हमें कई बार रेडियो पर जो सोशल इशू ऐड आते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाई गई, हर स्टूडेंट से इंटर्नशिप करवाई गई। और हमारा असेसमेंट पेपर्स के थ्रू तो ठीक ही है, एग्जाम पेपर्स के थ्रू क्यूमुलेटिव असेसमेंट था। आपने क्या अलग किया है, क्या आपने कभी कैमरे के सामने कभी आपने न्यूज़ रीडिंग की है, क्या आपने कभी रिपोर्टिंग की है। तो इंसान की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एजुकेशन के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कैसे हो, ये हमें यूनिवर्सिटी से सीखने को मिला। वागीशा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी देश में जिस तरह मीडिया का माहौल बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी थी कि जिस तरह अ कॉइन हैज़ 2 साइड्स, वैसे ही आज मीडिया के भी 2 पहलू हो चुके हैं। जी हाँ। मीडिया में नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कुछ, पत्रकारिता कह लो आप उसे, या फिर फेवर्ड जर्नलिज्म कह ले, लेकिन आज उसके पॉजिटिव साइड्स भी ज़्यादा तेज़ी से उभर रहे हैं। जिसमें से एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अब मीडिया जो है वो वन साइडेड नहीं रहा है कि हमने स्क्रीन पर एंकर को देखा, उन्होंने अपनी बात रखी, दर्शक ने केवल देखा और द एंड ऑफ द प्रोग्राम। अब वो 2 वे कॉन्वर्जेशन हो गया है। और इसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मन की बात, जिसमें वो अपने हर प्रोग्राम के एंड में लोगों के, उनके जो हम देशवासी हैं, उनके वो ओपिनियंस लेते हैं, उनसे सजेशंस मांगते हैं। तो रेडियो, जो कि वन ऑफ द मीडियम ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है, वो 2 वे बन चुका है। फीमेल्स का दबदबा अब इसमें बढ़ता जा रहा है, वो भी आगे आ रही है। आज मुझसे इंटरव्यू हुई, एक फीमेल ले रही है। तो ऐसे ही और भी कई लीडिंग न्यूज़ चैनल्स है जहाँ पर आप और मैं फीमेल्स को देखते हैं। रिपोर्टर्स है, वो स्क्रिप्ट राइटर्स है, प्रोडक्शन में है, बॉलीवुड में है। तो डेवलप कर रहा है, इवॉल्व हो रहा है हमारा मीडिया, ग्लोबल मीडिया से इन्फ्लुएंस ले रहा है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कुछ है शॉर्ट कमिंग्स, बट आई थिंक देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो फॉर आवर मीडिया एंड इट इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एक दिन पत्रकारिता की दुनिया में अपना खूब नाम बनाएं और देश में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है एक पत्रकार को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देश के प्रति रखना, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए काम करना, बल्कि देश के लिए काम करना। उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप भी ऐसे ही देश के लिए काम करेंगी। वागीशा, अब हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जर्नलिज्म की फील्ड में अब जो नए लोग आ रहे हैं, उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे देश में से भ्रष्टाचार कम हो सके, हमारे देश में जो बहुत सारी दिक्कतें हैं वो कम हो सकें?
जो यूथ अब जर्नलिज्म मीडिया में आना चाह रहा है, मैं फ़िलहाल तो जो भी हूँ उस मुकाम पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करें, आप साधना करें। यदि आप करप्शन दूर करना चाहते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी एक्सट्रीम मेजर पे ही जाना पड़ेगा। इफ़ यू आर राइटफुल टू योर वर्क, यदि आप अपने काम को सही तरह से कर रहे जी हैं हाँ। तो एक तरह से आप करप्शन को दूर कर रहे हैं। आप कर्मठ रहेंगे, आप हार्ड वर्किंग रहेंगे, आप मेडिटेट होके सही तरीके से अपना काम करेंगे तो बिल्कुल हासिल होगा। कहते हैं कि साधना बेनूर को नूर बना देती है। साधना इज मेडिटेशन। साधना बिल्कुल, बेनूर को बिल्कुल। नूर बना देती है। साधना फकीर को हुजूर बना देती है। जी हाँ। कर्म सदा अच्छे करें बंदे, कर्मठता कोयले को कोहिनूर बना देती है। तो हार्ड वर्किंग इज़ द ओनली वे। आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो मीडिया का फील्ड हो या और कोई भी फील्ड हो। वागीशा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को बताया है कि अगर हम हमारा काम ईमानदारी से करेंगे, हम हमारा काम कर्मठता से करेंगे, तो देश में से भ्रष्टाचार की जो बीमारी है हमारे देश में, वो बहुत अच्छे तरीके से दूर हो सकती है। तो वागीशा, अब आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि डीएवीवी यूनिवर्सिटी में आपके टीचर्स का क्या रोल रहा है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी एक बीज की तरह आता है, बट उसको पूरी तरीके से नर्चर करना, यानी कि उसकी पूरी देखभाल करना एक गुरु का काम होता है। तो आप आपके गुरुओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की वो लाइन याद कर रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा था, द फ्यूचर ऑफ कंट्री इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। और हाँ। क्लासरूम्स के हमारे जो गाइड होते हैं वो हमारे टीचर्स होते हैं, भले वो यूनिवर्सिटी लेवल के हों, स्कूल लेवल हो, एक टीचर है। हमारे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स थे उन्होंने फ्रॉम अ स्क्रैच हमें एक एक काम करना बताया कि आप यदि मीडिया के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, आपको क्या क्या अपने अंदर निखारने की ज़रूरत है। भले ही वो क्लासरूम लेक्चर्स की बात हो, आपको किन बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, आपको इंटर्नशिप में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कल आप जब इस यूनिवर्सिटी से बाहर एक जर्नलिस्ट बन के निकलेंगे तब आपकी रियल कॉम्पिटिशन शुरू होती है, आपकी रियल एग्ज़ाम शुरू होती है, जिसमें आपको सिर्फ अपनी ईमानदारी का प्रूफ देना है, आपको अपने हार्डवर्क का प्रूफ देना है, आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, आपको केवल अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से फुलफिल करना है। ये छोटी छोटी बातें जो टीचर से ही हमें सीखने को मिली, उन बातों को आज भी हम याद रखते हैं और हमेशा रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। वागीशा, अब आप ये बताइए कि आप पत्रकारिता की जो फील्ड है, आप इस फील्ड में किस तरह से काम करना चाहेंगी? पत्रकारिता फील्ड में मैं वर्सेटाइल डायमेंशंस को फ़िलहाल टारगेट कर रही हूँ। लेट्स होप कि इनमें मैं थोड़ा भी यदि अपने आप को बेहतर बना पाऊँ तो मेरे लिए अचीवमेंट होगा। मेरा स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्ट है, मैं रिपोर्टिंग के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों के लिए मैं मेहनत मशक्क़त कर रही हूँ, आगे पढ़ाई कर रही हूँ, इंटर्नशिप्स कर रही हूँ और जर्नलिज्म में बस यही करना चाहूँगी आगे जाके। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से पीएस बापना सर ने अपना काम ईमानदारी से किया था इंदौर के प्रति, तो वैसे ही आप भी आपके पत्रकारिता में पूरा काम आपका ईमानदारी से करेंगी। वागीशा, बहुत खुशी की बात है कि आपको प्रताप सिंह बापना अवार्ड से नवाजा गया है, जिनका इंदौर के नवनिर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही सर सिरिमल बापना जी का भी इंदौर के नवनिर्माण में एक बहुत बड़ा और यादगार योगदान रहा है। तो अंत में वागीशा, आप कुछ कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ बापना फाउंडेशन के लिए, जिनके कारण मुझे आज ये गोल्ड मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट गवर्नर मैडम से डीएवीवी कन्वोकेशन में मिल पाया है। यदि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन पॉसिबल। इसी तरह उनका कंट्रीब्यूशन लोगों को मोटिवेट करता है, आगे आने वाली बैचेस को, स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा मैं थैंकफुल हूँ मेरे सभी टीचर्स के लिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज ये मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट हासिल करने की जो भी जर्नी थी उसमें अपना सपोर्ट दिया है। थैंकफुल हूँ पेरेंट्स के लिए, कलीग्स के लिए और सबसे ज़्यादा NCS चैनल के लिए, प्रलय टीवी चैनल के लिए, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई हैड अ ग्रेट टाइम विथ यू।
तो दोस्तों ये थी वागीशा, जिन्होंने हाल ही में जिन्हें पुरस्कारित किया गया है पीएस बापना अवार्ड से। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों आज प्रलय टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं याशी जैन, जिन्हें हाल ही में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में श्री सिरिमल बापना अवार्ड से नवाजा गया था। याशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच मैम। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आज मुझे मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाकर। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी खुशी को शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। और एक ये ऐसा मोमेंट है कि जब भी मुझे ऐसे लो फील होता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ मेरी आगे वाली लाइफ में, या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं हमेशा मेरे ये टाइम को याद करती हूँ कि नहीं, मेरे में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। अगर मैंने अवार्ड लिया है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा इसको अपने को एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन के तौर पे रखती हूँ, और इससे अपने को खुद को सेल्फ मोटिवेट करती रहती हूँ। याशी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर सिरिमल बापना जी का इंदौर की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इंदौर के कह सकते हैं कि उन्होंने इंदौर को एक नव निर्माण का रूप दिया था। तो आप हमारे दर्शकों को उनके योगदान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, तो मैम जो हमारे श्रीमल बापना जी हैं, उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। मतलब उन्होंने ही हमारे इंदौर को एक मॉडर्न इंदौर प्लान करके क्रिएट किया हुआ है। इवन उन्होंने हमारे इंदौर को मेजा टेक्सटाइल सेंटर भी बनाया है, और उनका कंसेप्चुलाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ यशवंत सागर डैम उन्होंने ही किया है, क्योंकि वो ही एकमात्र सोर्स था 1970 में जो लोगों तक पानी पहुंचाता था। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जी है हाँ। हमारे वुमेन्स को एजुकेट करने में, चिल्ड्रंस को एजुकेट करने में, अनटचेबिलिटी को हटाने में। और उन्होंने बहुत सारे मेजर कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स, क्यूजिन, इन सब चीज़ों में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिनके बिना आज अगर वो ये सब नहीं करते तो आज हमको इतनी सारी एजुकेशन, इतना सारा जो हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, जो हम सीख पा रहे हैं, वो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ। याशी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आपकी पढ़ाई के लिए पत्रकारिता को ही क्यों चुना? मैम पत्रकारिता को चुनने का एक ही रीज़न था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले मैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी और मैं अपना बीकॉम कर रही थी। पर ये करते-करते कहीं न कहीं मुझे एक इंटरेस्ट नहीं जाग पा रहा था। और मेरा जब मैंने ये 3-4 कोर्सेज़ किए, तब मुझे, जब मैं लग के सिर्फ़ पत्रकारिता में ही लग गई, तब मुझे समझ में आया लोग ढूँढते हैं, लोग अपने इंटरेस्ट के साथ कोई भी आगे पाथ पे जाते हैं। पर मैंने सारे पाथ को एक बार पढ़ के तब मुझे मेरा इंटरेस्ट समझ में आया, मुझे मेरा पैशन समझ में आया, फिर मैंने पत्रकारिता को चूज़ किया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं एक जीत हासिल करके यहाँ पे आपके सामने मेरा इंटरव्यू दे रही हूँ। तो एक पत्रकारिता कोई ऐसा, मतलब एक ऐसा मुद्दा है जो देश को आगे बढ़ाना चाहता है। तो मैं बस उसकी, देश के लिए अगर मैं आर्मी बन के कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा पत्रकार बन के मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए। इसलिए मैंने ये चूज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। याशी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए आप क्या सोचती हैं कि एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए एक इंसान में क्या खूबियां होनी चाहिए? मैम एक बेहतर पत्रकार बनने के लिए तो सबसे पहले उस पत्रकार को ही बहुत अच्छे से एक नॉलेज होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लाइक अगर मैं पत्रकार हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मेरे आजू-बाजू चल क्या रहा है। एंड जी हाँ। सबसे 3 मेन बात ये होती है कि द पर्सन, जो पत्रकार है, ही शुड बी फेयर इनफ, ही शुड बी ऑनेस्ट, एंड ही शुड बी ऑब्जेक्टिवल। अगर उसको पता है कि कुछ अगेंस्ट है तो उसको ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। एंड फिर कुछ-कुछ स्किल्स होती है जो खुद में होनी चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट है, अगर वो फेयर है, और अगर वो, उसका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तो वो किसी की भी अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकता है। अगर उसको पता है कि उसका इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होना चाहिए।
एंड वो उसका एथिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए. ही शुड नॉट गो अवे फ्रॉम हिज एथिक्स. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए. तो ही शुड ब्रश अप all of these skills and he should move for that course. बहुत बहुत अच्छा लगा हमें कि हमारा आज का जो युवा है वो इतना खुले विचारों के साथ सोचते हैं। याशी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पत्रकारिता की इस पूरी पढ़ाई में आपके जो टीचर्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? मैम, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे टीचर्स को. एज मेरे टीचर्स ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा होने के लिए. जो मेरे टीचर्स हैं, मतलब जो मेरी सोनाली मैम है, ही इज एचओडी शी इज़ एचओडी ऑफ एसजेएमसी कॉलेज. एंड अगर मतलब शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी हेल्पफुल पर्सन. अगर अगर हम कॉलेज जाते हैं और कोई टीचर एब्सेंट होता है तो वो हमको पढ़ाने आ जाती थी कि आओ आज हम तुमको पढ़ाएंगे. तो मतलब ऐसा नहीं था कि शी इज़ वेरी बिजी, वो अपना बिजी टाइम में से भी निकाल के हमको पढ़ाती थी कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अगर वो कॉलेज आए हैं तो. एंड वो मतलब उनका नॉलेज बहुत वास्ट है. एंड शी इज़ वेरी हेल्पफुल पर्सन. एंड उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया हमको अच्छी शिक्षा देने में. तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि आज हम गोल्ड मेडल भी पाए हैं सिर्फ उनकी वजह से ही. उन्होंने ही ये लड़ाई लड़ी हमारे लिए गोल्ड मेडल के लिए. और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. अगर आज वो मेरे लिए ये लड़ाई नहीं लड़ते तो आज मेरा ये इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं होता. याशी, अब हम आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो आप देख सकते हैं हमारे समाज में, क्योंकि आप एक युवा हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर तरीके से इसको बता सकती हैं कि हमारा जो देश का जो आज का एक माहौल बन गया है वो एक भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है। जहाँ देखो वहां भ्रष्टाचार होता है, साथ ही साथ सब लोग जो है वो एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो आप ऐसा क्या सोचती हैं, क्योंकि आप एक आने वाले समय में आप एक बखूबी से आप एक बेहद अच्छी पत्रकार बनेंगी, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप ऐसा क्या सोचती हैं कि इंसान लोगों को अपना भ्रष्टाचार जो है वो कम कर देना चाहिए, या फिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार की जो एक बीमारी है हमारे देश से वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए? मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज का जो यूथ है, यूथ में इतनी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है. और अगर 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 वो जी हाँ। सही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि वो किसी की हेल्प ले या फिर पुराने नॉर्म्स को वो पढ़े. तो आज जैसे कि जी हाँ। पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है तो यूथ जो है वो बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को हैंडल करता है. उसको बहुत अच्छे से उसको चलाना आता है क्योंकि एज अ वो बिजनेस के जरिए भी अगर अपना सोशल मीडिया को अगर वो चला सकते हैं तो कुछ भी अगर अच्छे मुद्दे को भी वो उठाना चाहते हैं तो आज यूथ में वो ताकत है. तो मैं जी। चाहूंगी कि जो आज का हमारा यूथ है वो सोशल मीडिया का यूज करके ऐसे मेम्स बना के ऐसे एनिमेशन वीडियोस बना के वो आज लोगों तक पहुंचाए कि लोग में जागरूकता फैले कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है, आज हम क्या अंगेज में हो रहा है. हर कुछ वो सोशल मीडिया के थ्रू हर कुछ वो समझा सकते हैं. और मैं चाहती हूँ कि पहले जैसे ज़माने में नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, ड्रामा हुआ करते थे, तो जो अब जो नॉर्मल ड्रामाज़ होते हैं वो करप्शन के ऊपर ड्रामा अगर कोई स्कूल सोसाइटी अगर करवाती है, अगर ऐसे क्योंकि अगर हम एक-एक के घर में जाके तो लोगों को नहीं अवेयर कर सकते हैं, पर अगर हम जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, नाटक होते हैं, ड्रामाज़ होते हैं, उनके थ्रू हम लोगों तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं. या फिर एक चीज़ और जी यूथ हाँ। कर सकता है कि अगर कोई बहुत अगेंस्ट में है, कुछ बहुत बुरा हो रहा है, तो अगर कुछ आगे स्टेप लेना चाहता है कोई इंसान, तो वो क्या कर सकता है कि लोगों का सिग्नेचर ले सकता है, एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं. तो इसके कारण हमको पता चलेगा कि सिर्फ हम नहीं, इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और जो आगे जाके भी इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं. तो आज यूथ अगर अगर इतनी हिम्मत रखता है तो उसको बहुत आगे बढ़ने की इस इन चीज़ों से हटाने की और आगे बढ़ने की यूथ में कोशिश करेगा तो फिर वो आगे बढ़ सकता है. बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपके ये विचार जानकर। याशी, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और भी स्वर्ण पदक पाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी याशी जैन हमारे साथ। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रलय टीवी। दोस्तों, साथ ही हमने डीएवीवी की पत्रकारिता विभाग की प्रमुख सोनाली मैम से भी कुछ बातचीत की.
आइए आपको कुछ अंश दिखाते हैं। प्रलय टीवी के आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ पत्रकारिता विभाग की प्रमुख सोनाली मैम मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद। मैम मैं चाहती हूँ कि आप आपका इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर सोनाली निर्गुंदे, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष हूँ। यहीं प्राध्यापक भी हूँ, पढ़ाती हूँ और जनसंचार की विद्यार्थी बने रहने की कोशिश करती हूँ। मैम हाल ही में अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें आप ही के विभाग के 2 होनहार विद्यार्थियों को सर सिरिमल बापना और सर पीएस बापना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इसके बारे में मैं थोड़ा सा लंबा कहना चाहूंगी क्योंकि ये कहानी है मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी। 2 साल पहले हम लोगों ने सर सिरिमल बापना व्याख्यानमाला आयोजित की और उसके बाद हमारी मुलाकात बापना सर से हुई और उसके दरमियान हमने सोचा कि हम क्यों ना किसी नए प्रकल्प पे काम करें। तो बापना सर ने हमको एक प्रस्ताव दिया कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, सर सिरिमल बापना का जैसा कि नाम है, उनकी अपनी पहचान रही है इंदौर शहर के लिए। तो हमने उनसे एक अनुरोध किया, एक अपनी प्रस्तावना रखी कि हमको अगर एक हमारे यहाँ पहले गोल्ड मेडल था। हमारे यहाँ 3 पाठ्यक्रम चलते हैं, एक एमए है, एक बीए है 3 साल का और एक बीजे है 1 साल का। इनमें हमारे पास एक पाठ्यक्रम के लिए ही गोल्ड मेडल था और हमारे 2 अन्य पाठ्यक्रमों के लिए गोल्ड मेडल नहीं था, जिसकी प्रस्तावना मैंने बापना सर से रखी और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ये प्रस्तावना को उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको 2 गोल्ड मेडल, आपके स्वर्ण पदक, आपके इन दोनों अन्य पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत करते हैं और देते हैं। ये एक बातचीत की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, एक व्याख्यानमाला के बाद की बातचीत है और उस बातचीत के बाद सर ने जैसे ही हाँ स्वीकृति दी, उसके बाद उन्होंने एक जो निर्धारित धनराशि है जो हमारे विश्वविद्यालय में जमा की जाती है और उसके बाद स्वर्ण पदक दिया जाता है। तो बापना सर ने कुछ ही दिनों के अंतर में ये प्रक्रिया पूर्ण की और एक चेक हमारे विश्वविद्यालय को भेज दिया था और वो चेक हमारे विश्वविद्यालय में जमा हुआ और उसके बाद ये प्रक्रिया स्वर्ण पदक की शुरू हुई। उसमें यह था कि दीक्षांत समारोह जब होता है तो दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक दिया जाता है। क्योंकि पिछले साल जो 2020 था वो कोरोना के कारण सभी पूरी दुनिया ने देखा कि जो एक महामारी के रूप में हमारे सामने रही और जीवन को बिल्कुल तहस-नहस कर दिया। तो इस कारण हमारे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही ये कोविड की थोड़ी सी परिस्थितियां सुधरी, हम लोगों ने दीक्षांत समारोह का आयोजन किया और बापना सर सिरिमल बापना, श्री पीएस बापना जी के नाम पर हमारे यहाँ के 2 पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिला। जी मैम, इसी के साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर सिरिमल बापना जी और पीएस बापना जी का इंदौर की उन्नति में जो योगदान रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इंदौर की उन्नति में योगदान तो सर सिरिमल बापना का और श्री पीएस बापना जी दोनों का अलग-अलग रहा है। सर सिरिमल बापना को तो सर की उपाधि मिली थी। इंदौर के इतिहास में जब भी इतिहास हम इंदौर का पढ़ते हैं उसमें सर सिरिमल बापना का नाम बिल्कुल इस तरह से लिया जाता है कि वे इस इंदौर के निर्माता रहे हैं। उसके बाद हम श्री पीएस बापना जी की बात करें तो इंदौर में नर्मदा जो परियोजना, जिसको हम आज हमारे घर में हर घर में नर्मदा का पानी मिल रहा है हमको, उस परियोजना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो एक दूर क्षेत्र से पेयजल की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने जो एक परियोजना शुरू की, उसकी जो प्रस्तावना और भूमिका रखी इंदौर शहर के लिए, उसका आज हम परिणाम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने घर में पेयजल प्राप्त कर पा रहे हैं और पेयजल का स्तर भी बहुत अच्छा है। जी हाँ। मैम अब हम आपसे कुछ पत्रकारिता के मुद्दों पर बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक विभाग की प्रमुख हैं, तो आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके विद्यार्थी हैं, क्या आप उनको शिक्षा देती हैं कि ताकि वो पत्रकारिता में और अच्छे से उभर कर आएँ और देश के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी ठीक ढंग से निभाएँ? चूंकि हमारा विभाग जो है वो 37 साल पुराना है और यहाँ पर हमारे यहाँ एक वर्षीय पाठ्यक्रम था। बाद में हम अलग-अलग पाठ्यक्रमों के साथ आए, लेकिन चूंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का एक विभाग है और विभाग बहुत पुराना है, तो हमारी समाज के प्रति जो भूमिका है उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं और हम अपने विद्यार्थियों में कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों को समाहित करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको जीवन मूल्य के प्रति सचेत करते हैं और वो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और सामाजिक राष्ट्रीयता, अखंडता, एकता, इन सब मुद्दों को लेकर के काम करें और पत्रकारिता की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए काम करें, ये हमारी कोशिश रहती है। मैम अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भोपाल और इंदौर में जो पत्रकारिता
कि एक तरीके से आप पत्रकारिता को किस स्तर पे देखती हैं अभी फिलहाल के स्तर पे देखिए, देखा जाए? भोपाल और इंदौर दोनों अलग-अलग जगह हैं। भोपाल जो है वो हमारी राजधानी है प्रदेश की, जी, और इंदौर जो है वो जी, हमारी व्यावसायिक राजधानी है। जी, लेकिन इंदौर ना सिर्फ व्यावसायिक राजधानी है, बल्कि यह मीडिया हब और एजुकेशन हब दोनों है। यहाँ पर जी, बहुत जी, शैक्षणिक संस्थाएँ भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे मीडिया के अलग-अलग हाउसेस हैं, घराने कह सकते हैं हम वो हैं। चाहे वो प्रिंट मीडिया ले लें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें। तो भोपाल में जो पत्रकारिता होती है वो राजनीति से और ब्यूरोक्रेसी से प्रेरित होती है, लेकिन इंदौर की जो पत्रकारिता है वो अलग-अलग सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों को सम्मिलित किए हुए होती है। मैम हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि एक पत्रकार का समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप हमारे दर्शकों को और साथ ही जो हमारे जो विद्यार्थी दर्शक हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पत्रकारिता की शुरुआत से अगर हम देखते हैं तो पत्रकारिता अपनी शुरुआत से लेकर आज तक हमेशा से जनता की या किसी न किसी की आवाज बन करके उभरी है। हमें दूसरे की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का काम करना होता है, तो उसमें हमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। जो जैसा है वैसा देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये पहला धर्म है पत्रकार का। पहली बार वो आवाज पहुंचाए। दूसरी बात है कि वो आवाज को उसी तरह से पहुंचाए जिस तरह से वो कही गई है, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट ना करे। और तीसरा, उस आवाज को उस माध्यम से पहुंचाए और वहां तक पहुंचाए जहां से उससे सकारात्मक परिणामों की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी। मैम साथ ही एक छोटा-सा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं आजकल हमारे आस-पास में या बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत तरीकों से मिला हुआ है। जैसे कि आजकल के स्टूडेंट्स भी जो होते हैं, वो कहीं न कहीं से शॉर्टकट का रास्ता अपनाना चाहते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये शॉर्टकट जो है, जैसे कि इसको शॉर्टकट को हम भ्रष्टाचार जो कह सकते हैं, ताकि ये हमारे समाज से धीरे-धीरे कम हो सके? देखिए, दोनों चीजें अलग-अलग हैं, आपने दोनों चीज़ों को मिला दिया है। अभी मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि भ्रष्टाचार एक अलग वस्तु है और शॉर्टकट एक जी। अलग चीज़ है। भ्रष्टाचार बहुत प्रकार का हो सकता है। भ्रष्ट आचरण, वो आचरण किसी भी प्रकार का खराब होगा, वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। और शॉर्टकट जो है वो एक व्यक्ति के भ्रष्ट आचरण का परिचायक है कि आप शॉर्टकट अपना रहे हैं क्योंकि आप सीधे रास्ते नहीं चलना चाहते हैं, आप सीधे तरीके से काम करना नहीं चाहते हैं और आप जल्दी में लाभ की उम्मीद में हैं। तो ये जो लालच की जो प्रवृत्ति है, जल्दी में करने की प्रवृत्ति है, युवाओं को इससे बच के रहना चाहिए। और बाकी भ्रष्टाचार के अलग-अलग आचरणों पर हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, पर एक अगर हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं तो हमें हर प्रकार से अपने आचरण को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहिए। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ थी डीएवीवी की विभाग प्रमुख सोनाली मैम। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।